Good afternoon, students. Today we will learn about Chapter 4 Reproductive Health, Part 1. So let's start. Topics to be covered here. Number 1, reproductive health. Here we will learn about what is reproductive health. Number 2, we will learn about the population status. Number 3, contraceptive methods, how to stop pregnancy. Number 4, medical termination of pregnancy. If in case pregnancy happens, then how to abort it. That we will learn under this medical termination of pregnancy. Number 5 is R, that is assisted reproductive technology. That is some couples, they don't have babies, so reproductive health has to help them out also. So we will learn here in assisted reproductive technology about them. Then number 6 is sexually transmitted infections. So about infections also we will learn in this chapter itself. So let's start. And reproductive health, देखो इन ए सोसाइटी जहाँ लोगों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी है, मतलब वो डिफॉर्म नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, ओके, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड हैव अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. आरएच के अंदर में सोसाइटी शुड बी हेल्दी इन टर्म्स ऑफ फिजिकली, सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली, सोशली. मतलब आपको कुछ भी फिजिकल से लेके प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको फॉर हैविंग बेबी से लेके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, ओके. जैसे कि 15-16 बच्चे लोग, वो लोग सोचते हैं कि किस करने से भी बच्चा हो सकता है. दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्डम्स एंड ऑल, ओके. एंड इन आवर सोसाइटी यू नो अबाउट द सोशल स्टिग्मास ऑल्सो, वो सब नहीं होना चाहिए. So this all comes under this reproductive health, and reproductive health को ensure करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया started a program in 1951 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has started a program that is known as family planning, okay. and हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is the first to form this type of program, alright. So nowadays it's known as RCH. RCH is reproductive and child health care program. RCH में क्या क्या इंक्लूडेड है वो देख लेते हैं. नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, मतलब नॉलेज अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स का फंक्शंस, पर्पस, हाउ टू प्रोटेक्ट, ओके, व्हाट्स देयर फंक्शंस. द नंबर 2, नॉलेज अबाउट एडोलेसेंस एंड चेंजेस रिलेटेड टू ईट. मतलब एडोलेसेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि जब मतलब वो लोग जैसे कि लड़का में होता है भारी आवाज़ निकलते हैं, लड़की में होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फिर फिज़िकली भी चेंजेस हो जाते हैं एंड मेंस्ट्रुएशन आ जाता है. तो ये सब को लेके एडोलेसेंस कभी कभी घबरा जाते हैं एंड but they should be aware that for their hormonal changes only it's happening, the change is happening to them. Then the next is spread knowledge about pregnancy and breastfeeding. So RCH has included मतलब प्रेगनेंसी का नॉलेज कैसे स्प्रेड करा सकते हैं. दैन हाउ टू ब्रेस्ट फीड अ चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी. दैन नेक्स्ट इज़ हाउ टू टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन. एक प्रेग्नेंट वोमेन को ऑब्वियसली स्पेशल केयर चाहिए, तो कैसे कैसे केयर देना चाहिए वो भी इंक्लूडेड है. नेक्स्ट इज पोस्ट नेटल केयर आफ्टर हैविंग डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ बेबी, हाउ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ये भी इंक्लूडेड है. दैन नेक्स्ट सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से कैसे बच सकता है वो सब भी RCH में इंक्लूडेड है. दैन नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन. तो मेंस्ट्रुएशन मतलब होने से पहले एक लड़की में क्या क्या मतलब यू नो नॉलेज उसको देना है एंड क्या क्या खाना है एट दैट टाइम, ये सब भी इंक्लूडेड है. दैन कंट्रासेप्टिव मेथड्स, हाउ टू स्टॉप प्रेगनेंसी, वो सब मेथड्स भी इंक्लूडेड है. दैन द नेक्स्ट इज MTP मतलब इनकेस प्रेगनेंसी होने से भी गलती से एक्सीडेंटली, माइट बी रेप केसेस और एंड यू नो कभी कभी क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लेने से भी ये 100% सेफ़ नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी हो सकता है. तो इसको एबॉर्शन करने का जो टर्म्स है मेडिकल में, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में ये सब आते हैं. फिर नेक्स्ट है आर्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. कि जैसे कि कुछ कपल्स में बच्चा नहीं होता है, क्या रीजन है, क्यों नहीं हो रहा है, वो सब भी नॉलेज स्प्रेड करने के लिए RCH में ये भी इंक्लूडेड है. द नेक्स्ट इज़ एमनियोसेंटेसिस. उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अभी. एमनियोसेंटेसिस ऑल्सो कम अंडर व्हाट, RCH, बट इट इज़ टोटली बैन नाउअडेज. व्हाई इट इज़ बैन देखते हैं. सो ये है एक प्रेग्नेंट वूमेन, शी इज़ अबाउट टू बी ए मदर. सो ये प्रेग्नेंट वूमेन जो है एमनियोसेंटेसिस कब कर सकता है, आफ्टर 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब ये एमनियोसेंटेसिस कर सकते हो बिटवीन 16 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ही एमनियोसेंटेसिस कर सकते हो, ठीक है.
ये एमनियोसेंटेसिस का जो टेस्ट है ये कर सकते हो 16 टू 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अभी देखो डायग्राम में देखो, यहाँ पे एक बेबी है मदर के ओम में, ओके। ये बेबी अभी ये एक उसका बाहर में एक लेयर देख रहे हो आप लोग, ठीक है। मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में ये बेबी है। ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका अंदर में बेबी है। तो ये जो ब्लू कलर का ये जो बैग है, एक्चुअली इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरी हुई है, पानी भरी हुई है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड भरी हुई है एंड इसका मेम्ब्रेन को बोलते हैं एमनियन। इसका जो मेम्ब्रेन है इसको एमनियन बोलते हैं। इसके अंदर में क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है ना बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो है एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें पानी भरा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, बेबी जो है ना, बेबी का जो स्किन है उसमें से, स्किन से कुछ सेल्स इस बैग में जाते हैं, मतलब इस एमनियोटिक फ्लूइड में जाते हैं, ठीक है। बेबी का जो स्किन है, स्किन का कुछ सेल्स एमनियोटिक फ्लूइड में जाते हैं एंड बेबी का जो यूरिन होता है ना, बेबी का यूरिन भी इस एमनियोटिक फ्लूइड में जाते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड में तो दिखाई देता है ना, कंप्यूटर में दिखाई देता है बेबी का पोजीशन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड इंड्यूसर, मतलब बाहर से देखते रहेगा कि बेबी मतलब कौन सा पोर्शन में है, फिर एक इंजेक्शन लेके फिर इसको इंजेक्ट करके ना एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा इंजेक्ट करके ले लेगा, ठीक है। इंजेक्ट करके लेने से क्या क्या मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, बेबी का सेल्स है, यस बेबी का सेल्स है एंड यूरिन है, ठीक है। अभी उसको टेस्ट करेगा, ठीक है। इट इज़ फॉर एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ द बेबी, ठीक है। अभी देखो, जब हम लोग जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग ये डिसऑर्डर्स के बारे में आराम से हम लोग को समझ में आएगा। अभी के लिए रट्टा मार लो, ठीक है। सो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड से इंजेक्ट करके थोड़ा फ्लूइड ले लिया, इसमें क्या क्या होगा, सेल्स होगा एंड बेबी का यूरिन होगा। अभी वो क्या करेगा, डीएनए एनालाइजिंग करेगा। डिसऑर्डर्स एक्चुअली होता है दो टाइप्स का, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर में। सो ये एनालिसिस जो एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया, ये जब डिटेक्ट करेगा, जब एनालाइज करेगा, तब देख सकते हैं कि बेबी का कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है कि नहीं। जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का एग्जांपल है जैसे कि टर्नर सिंड्रोम है कि नहीं, डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, लाइनफेल्टर सिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। ये देख सकता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। फिर आया एक और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, ठीक है। मैंने बोला है ना दो टाइप का डिसऑर्डर्स है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैसे निकाल सकते हैं, जिसके बेबी का यूरिन भी ले लिया था, तो बेबी का यूरिन में कुछ केमिकल्स होता है, वो केमिकल को टेस्ट करने से पता चलेगा वेदर बेबी में कुछ सिकल सेल एनीमिया है या हेमोफीलिया है या सिंपल एनीमिया है, ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सेल से डिटेक्ट कर, बेबी का जो सेल्स है उससे डिटेक्ट कर सकता है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड बेबी का जो यूरिन है, यूरिन से जो केमिकल्स है उसको टेस्ट करने से आपको मालूम चलेगा वेदर कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है कि नहीं, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस से जो क्वेश्चंस आता है कि मतलब जैसे कि व्हाट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैन बी फाइंड आफ्टर हैविंग टेस्ट ऑफ दिस एमनियोसेंटेसिस, ऑप्शंस दे सकता है आपको, ठीक है। कभी कभी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या क्या, मतलब आफ्टर डिटेक्टिंग द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या क्या बीमारी हो सकता है, वो भी क्वेश्चंस आता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का एग्जांपल याद रखो एंड द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का एग्जांपल याद रखो, यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट है। बट द मेन क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ बैंड यार, व्हाई इट इज़ बैंड, बिकॉज द थिंग इज़ दैट एमनियोसेंटेसिस करने से आपको बेबी का सेक्स पता चलेगा, बेबी का वेदर इट इज़ मेल और फीमेल वो डिटेक्ट कर सकता है इजीली विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस। इफ़ स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया ये एमनियोसेंटेसिस करने के बाद इफ़ फीमेल है, इफ़ द बेबी इज़ फीमेल, उसको महाराज
दिया जाता है, उसको मरा दिया जाता है. बट इट इज़ वेरी 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 डेंजरस फॉर द मदर ऑल्सो एट दैट सिचुएशन. मतलब 16 वीक्स के बाद 22 वीक्स के बाद जब मतलब पता चलेगा, फिर अबॉर्शन कराने के लिए बोलेगा, फिर ये बहुत ही मदर के लिए भी डेंजर हो जाता है. मदर भी मर सकता है. तो हम लोगों का जो ये सेक्स रेशियो है ना, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है फॉर दिस टाइप ऑफ स्टेप्स. तो इसलिए इसको गवर्नमेंट ने टोटली बैन किया है. एंड आप लोगों को भी कुछ मतलब पता चले ना कभी कि नेबर में कुछ ऐसा कर रहा है, आप जानते हो मतलब कहीं पे कुछ ऐसा टाइप का इश्यूज चल रहा है, तो प्लीज़ रिपोर्ट टू द पुलिस. ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई वांटेड माय स्टूडेंट्स, दे आर क्वाइट अलर्ट अबाउट दिस ऑल्सो. तो फीमेल फर्टिसाइड नहीं होना चाहिए, मतलब फीमेल को मरना नहीं चाहिए. और फीमेल मतलब बच्चा तो मर गया, साथ में माँ भी मर जाएगा, ऐसा नो. तो इसीलिए इट इज़ टोटली बैड. आई होप सो इट्स क्लियर टू यू ऑल. पॉपुलेशन इज़ अ मेजर इशू. ऑलराइट, पॉपुलेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. ना ही देखो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम है. तो पॉपुलेशन का जो पार्ट है, इसमें से आप लोग को ये जानना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया है. वर्ल्ड में इन 1900 में वर्ल्ड में कितना पॉपुलेशन था? 2 बिलियन था, ठीक है. और फिर 2000 में कितना बढ़ गया? 6 बिलियन बढ़ गया भाई, देखो. फिर 2011 में 7.2 बिलियन बढ़ गया. इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में. तब का पॉपुलेशन कितना था? तब का पॉपुलेशन था 350 मिलियन. फिर 2000 में कितना बढ़ गया? 2000 में कितना हुआ? 2000 में हो गया आपका 1 बिलियन. फिर 2011 में कितना हुआ? 1.2 बिलियन हो गया, ठीक है. दैट मीन्स आवर ग्रोथ रेट जो है इज़ लेस देन 2%. दैट मीन्स 20 ही मतलब कम है 1000 में से पर ईयर. दैट मीन्स ओनली 20 ही तो कम हो रहा है 1000 में से. इतना प्राउडली तो नहीं बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है. सो रीज़न क्या है वो भी दिया है एनसीईआरटी में. रीज़न दे रहा है कि डेथ रेट इज़ लेस. एक्चुअली हॉस्पिटल फैसिलिटी बढ़ रहा है, ओके. आदमी लोग मतलब पेशेंट लोग इतना नहीं मर रहा है, फैसिलिटी है तो बच रहा है, ठीक है, इसलिए डेथ रेट कम हो जा रहा है. फिर नेक्स्ट है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज़ लेस. मैटरनल मतलब माँ मतलब जब प्रेग्नेंट स्टेज में होता है, या उन लोग का जो दैट मतलब पहले बहुत दैट हुआ था, लेकिन आजकल के आज के डेट में मैटरनल मतलब माँ लोग को इतना फैसिलिटी दे रहा है गवर्नमेंट लोग, हॉस्पिटल से लेके मतलब सो एवरीथिंग फॉर मदर बहुत ही फैसिलिटी है, इसलिए उन लोग का भी मतलब दैट रेट कम हो रहा है. एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज़ ऑल्सो लेस. माँ जब मतलब प्रेगनेंस होगा तो माँ को फैसिलिटी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चा को भी फैसिलिटी मिल रहा है इन हॉस्पिटल्स. ऑलराइट, तो इसलिए इन्फेंट मॉर्टेलिटी का रेट भी बहुत ही कम हो रहा है, इसलिए भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है. एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जितना भी यूथ में है, उन लोगों का जो पॉपुलेशन है बहुत ही बढ़ रहा है. एंड इसीलिए मतलब रिप्रोडक्टिव मतलब इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है. मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वाला जो यूथ है, कोई अनअवेयर ऑफ द नॉलेज ऑफ हैविंग प्रिकॉशंस ऑफ मतलब प्रिकॉशंस नहीं लेता है हाउ टू स्टॉप प्रेगनेंसी एंड ऑल, एंड एज ए रिजल्ट प्रेगनेंसी होता है एक्सीडेंटली. एंड फॉर दैट ऑल्सो पॉपुलेशन हैज़ बीन राइजिंग. सो दिस आर द मेन रीजन्स वाई पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ मोर नाउअडेज. राइट, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में मतलब हाउ टू स्टॉप प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है. सो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मतलब जो प्रिकॉशंस आप ले रहे हो ना, वो कितना मतलब सही होना चाहिए और कितना गलत होना चाहिए, ठीक है. जैसे कि प्रिकॉशन जो ले रहे हो वो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, मतलब यूजर फ्रेंडली, कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए जो भी यूज़ कर रहे हो. जैसे कि कॉन्डम मतलब इट शुड बी फ्रेंडली, नो हार्मफुल, कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए. फिर इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब इट शुड बी इफेक्टिव यूज़ कर रहे हो तो मतलब ये काम करना चाहिए. फिर इजीली अवेलेबल, ऐसा नहीं कि मतलब आपको कहीं बाहर का दुनिया से आपको लेके आना पड़ेगा, उसको फ्री मतलब होगा, ऐसा नहीं. इट शुड बी इजीली अवेलेबल. राइट, एवरी मार्केट फार्मेसी सब में अवेलेबल होना चाहिए. एंड कॉस्ट भी इफेक्टिव होना चाहिए. कॉस्ट भी इफेक्टिव मतलब इन द केस 5000 एक कॉन्डम का, तो क्या और भी पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, ताकि आराम से इसको ले सकते हैं जो भी हो,
ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट शुड बी, मतलब क्या मतलब सही नहीं है, क्या सही नहीं है। तो शुड नॉट इंटरफेयर इन सेक्स एक्ट और डिजायर्स, मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मतलब जो सेक्स एक्ट होता है, जो सेक्स डिजायर्स होता है उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसमें। और फिर नो और वेरी लेस साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब जैसे कि हम लोगों ने बोला था मेरे इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इफेक्टिव ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंट्रासेप्टिव मेथड में जो प्रिकॉशंस ले रहे हो ना, इनमें से ये गुण होना चाहिए, ठीक है। क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, यही है मेन। अभी देख लेते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड्स में 4 इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब प्रेगनेंसी को रोका सकते हैं। जैसे कि एक मेथड है नेचुरल मेथड से, इसमें कुछ भी केमिकल्स यूज़ नहीं करते, कुछ भी बैरियर, फिजिकल बैरियर यूज़ नहीं करता है। ओनली मतलब जो नॉलेज है ना, नॉलेज मतलब जो बॉडी का फंक्शंस का जो नॉलेज होता है ना अबाउट द सेक्स ऑर्गन, उसको जान के ही मतलब नेचुरली प्रेगनेंसी को रुका सकता है। फिर आया बैरियर मेथड, कुछ मतलब बैरियर दे के प्रेगनेंसी रोकना। फिर केमिकल मेथड्स, कुछ केमिकल यूज़ करके प्रेगनेंसी को रुका सकते हैं। एंड देन सर्जिकल मेथड करके भी प्रेगनेंसी को रुका सकते हैं। दिस आर द 4 मेन इंपॉर्टेंट कंट्रासेप्टिव मेथड्स। एंड कंट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। सो दिस आर द मेन 4 मेथड्स इन कंट्रासेप्टिव मेथड्स। इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो नेचुरल मेथड्स का कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन ये इनएफिशिएंट भी है, मतलब ये 100% रिजल्ट भी नहीं दे सकते, सेफ़ नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और नेचुरल मेथड यूजुअली जनरली स्टेबल पार्टनर के साथ ही करने से ज़्यादा अच्छा है नेचुरल मेथड अप्लाई, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर होने से इन्फेक्शंस का भी खतरा रहता है। एंड मतलब जो मतलब मैरिड होके स्टेबल हो गया है, दे कैन apply this method, okay. फर्स्ट इज़ विड्रॉल मेथड और कॉइटस इंटरप्टस बोलते हैं। मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब इंटरकोर्स करने के टाइम पे जो मेल का जो पेनिस होता है ना, मेल का पेनिस से स्पर्म्स को बाहर एजाकुलेट करने से भी मतलब प्रेगनेंसी से बच सकता है। दिस इज़ नोन एज विड्रॉल मेथड, मतलब स्पर्म्स को विड्रॉ करना है बाहर, नॉट inside the uterus cavity, that is uteral method and that is natural method। मतलब इसमें कुछ भी केमिकल्स वगैरह कुछ भी मतलब ऐसा बैरियर यूज़ नहीं कर रहे हो, जस्ट मतलब इंटरकोर्स तो कर लिया, जब मतलब स्पर्म्स एजाकुलेशन यूटरस कैविटी में नहीं करके उसको बाहर में करना, आउटसाइड करना है, एंड देन प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रिदम मेथड और पीरियडिक एब्सटिनेंस। इट्स अ मेथड in which the couples avoid or abstain from coitus from the 10 to 17 days of the menstrual cycle when ovulation should be expected। सो ये वाला मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप लोग को अच्छे से समझाया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो जनरली होता है 28 डेज़ का, जैसे कि 1 to 5 डे पूरा ब्लीडिंग होता है, तो उसमें तो हाँ ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का सवाल ही नहीं है। फिर सेफ होता है आपका 6 to 9 डे एंड नॉट सेफ 10 to 17 डेज़, बिकॉज वी नो डैट ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन होता है आपका 14 डे को, राइट। 14 डे को ओवुलेशन होता है। सो 14 से आप देखो 14 से पहले कितना दिन है, 14 से पहले आपका सपोज़ 13 हो गया, ये 12 का दिन हो गया, ठीक है। 13 डे हो गया, 13 का दिन हो गया, 12 का दिन हो गया, ठीक है। तो कभी कभी यू नो दैट ओवम का जो स्पैन होता है, उसका जो मतलब लाइफ स्पैन होता है, उसका होता है 24 आवर्स, राइट। 24 आवर्स में इफ़ स्पर्म्स आ गया तब फर्टिलाइजेशन होगा, इफ़ नहीं आएगा तो डिजेनरेट हो जाएगा। एंड स्पर्म्स का कितना दिन होता है, स्पर्म्स का होता है 48 आवर्स, नहीं तो मैक्सिमम आप पकड़ लो 72 आवर्स पकड़ लो। तो क्या होगा, इफ़ सेक्सुअल इंटरकोर्स 3 दिन पहले भी क्या होगा, राइट, ओवुलेशन का 3 दिन पहले भी क्या होगा, तो भी क्या होता है, कभी कभी स्पर्म जो है ना यूट्रस कैविटी में रह जाता है, ठीक है। यूट्रस कैविटी में रह जाता है एंड दे कैन सर्वाइव टिल 3 डेज। सो आप देखो 14 डेज में ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है, फिर 13 का दिन ले लो, फिर 12 का दिन ले लो, फिर 11 का दिन ले लो, ठीक है। सो ये 3 दिन भी खतरा हो सकता है, मतलब 14 डेज से बिफोर ये 3 दिन खतरा हो सकता है। इसलिए लड़के लोग ज़्यादा सेफ्टी के लिए 10 to 17 डेज तक मतलब कॉइटस नहीं करते हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं, तब प्रेगनेंसी बच सकता है। नहीं तो एंड जैसे कि अभी तो
मशीन तो नहीं है ना, बॉडी है, कभी कभी यू रिक्स भी हो सकता है. सो इसीलिए 14 के बाद 15, 16, 17 डेज़ भी कॉइटस नहीं करने से भी बच सकता है. तो 10 to 17 डेज इज़ टोटली नॉट सेफ फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स. बाकी का जो 18 से 28 डेज है इट्स वेरी सेफ. एंड देखो मेंस्ट्रुएशन जब ब्लीडिंग होता है इसका सवाल ही नहीं है. क्वार्टर्स का सेफ डे है 6 to 9 डेज, नॉट सेफ 10 to 17 डेज. टोटली सेक्शुअल इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड those days. and the safe days है फिर नेक्स्ट 18 to 28 डेज. आई होप इट्स क्लियर टू. इसलिए इसको रिडीम मेथड नहीं तो पीरियडिक एब्सटिनेंस भी बोलते हैं. फिर है लैक्टेशनल एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया एक्चुअली क्या होता है, जब एक बेबी डिलीवरी हो जाता है तब मदर क्या करता है, मदर इज़ टू फेड द बेबी, मिल्क फीडिंग करता है. ठीक है, तो क्यों होता है, दैट इज़ ड्यू टू लैक्टेशन, राइट. एक प्रोलैक्टिन है, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है जिसके कारण मतलब क्या होता है, द मदर कैन फीड द ब्रेस्ट फेड टू द चाइल्ड. ऑलराइट. तो ये हाई लेवल ऑफ जो प्रोलैक्टिन होता है ना, मदर का बॉडी में जो हाई लेवल का प्रोलैक्टिन हो गया ना, तो वो प्रोलैक्टिन क्या करेगा, लोवर्स करेगा LH एंड FSH को. LH क्या था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, एंड FSH क्या था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था. ठीक है. इफ़ आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तब आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेरा क्लास है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो आप लोग एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन जब मदर का बॉडी में आ गया, इसलिए वो आराम से बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है. तब क्या होता है, लोअर्स द लेवल ऑफ LH एंड FSH. अभी LH एंड FSH डेवलप ही नहीं होगा क्योंकि FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो डेवलप करता है मतलब फॉलिकल्स को, मतलब ओवम को ग्रो करने के लिए. ठीक है. इफ़ लोअर्स करेगा तो ऑब्वियसली ये मतलब ओवम भी रिलीज़ नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसका लेवल तो लो है. अभी ये लोअर करेगा लेवल तो ऑब्वियसली ये ओवम रिलीज़ ही नहीं होगा. ओवम रिलीज़ नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ठीक है. एंड हैज़ मेंस्ट्रुएशन डू नॉट हैपन टिल 6 months. 6 months तक मैक्सिमम, 6 months तक मैक्सिमम आफ्टर डिलीवरी मेंस्ट्रुएशंस नहीं होता है. ठीक है. मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तब तो माँ लोग को लगता है कि मेंस्ट्रुएशंस तो नहीं होगा 6 months तक, तो प्रिकॉशंस लेने के लिए ज़रूरत नहीं है. सो दे डोंट यूज़ एनी प्रिकॉशंस एंड दैट्स वाई समटाइम्स क्या होता है, एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस एंड बेबी इन 1.5 years, 1.5 years में बेबी और आ जाता है फैमिली में. ओके. तो कभी कभी आप लोग तो देखा ही होगा, मतलब आप लोग का कभी कभी नेबर में हो या मतलब कभी कभी मतलब ये भाई बहन में कुछ मतलब इतना गैप नहीं होता है, 1 साल के बाद ही और एक बच्चा आ जाता है. एक्चुअली फॉर दिस मतलब एक्सीडेंटली, दिस इज़ जस्ट एन एक्सीडेंट. एंड माँ का एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो लव हार्मोन है. इसके लिए मतलब नेक्स्ट बच्चा को भी आराम से वो गोद लेता है, अबॉर्शन नहीं करता है बिकॉज ऑफ दिस लव हार्मोन ऑफ ऑक्सीटोसिन. सो दिस इज़ ऑल्सो नेचुरल मैथड. नेचुरल मैथड इसलिए है क्योंकि 6 months तक पूरा मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो वो लोग सोचता है कि दे विल नॉट हैव एनी प्रिकॉशंस एंड दे विल सेक्शुअल इंटरकोर्स करेगा. फिर सेक्शुअल इंटरकोर्स करने से कभी कभी होता है, एक्सीडेंटली होता है, प्रेगनेंसी हो जाता है विद इन 1.5 years. आई होप इट्स क्लियर. नेचुरल मैथड्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट विल मूव टू द बैरियर मैथड. बैरियर मैथड में कुछ फिजिकल बैरियर दे देता है एग एंड स्पर्म के बीच में. ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो. तो मेल में फीमेल में भी है. क्या क्या बैरियर्स देख लेते हैं. मेल में है कॉन्डम. कॉन्डम क्या है, लैटेक्स शीट विच कवर द पीनिस, राइट. ताकि मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जब पीनिस में कॉन्डम यूज़ करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तब क्या होगा, स्पर्म्स यूट्रस कैविटी में जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा. ठीक है. एंड इट शुड बी यूज्ड इफ़ यू डोंट हैव डेफिनेट पार्टनर. मतलब कभी कभी यूथ में होता है ना ज़्यादातर, मतलब बहुत सारा पार्टनर्स हो जाता है एंड इफ़ दे डोंट यूज दिस कॉन्डम देन मतलब इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है. इसीलिए कॉन्डम मस्ट बी यूज्ड व्हेन सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ टू बी डन. देन एक और ब्रांड का नाम दिया है NCERT में, निरोध. कभी कभी एग्ज़ाम में आ सकता है
व्हाट इज़ द ब्रांड ऑफ कॉन्डम, तो ऑप्शन भी आ सकते हैं कुछ कुछ. तो निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम that's given in your NCERT. Then next is protection against pregnancy and sexually transmitted infections. हाँ, प्रेगनेंसी से तो बच ही सकते हो. एंड मोस्ट भला मतलब और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट अच्छा बात ये है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं इफ़ कॉन्डम कैन बी यूज्ड. देन नेक्स्ट इज़ इन यू जनरल सम ऑफ अस may have multiple partners and it may cause infection, so condom is recommended. So condom is recommended. Why? Because youth में ज़्यादातर multiple partners होने का देखने को मिलता है एंड दे आर नॉट अवेयर कि कितना डेंजर हो सकता है इफ़ दे डोंट यूज दिस टाइप ऑफ प्रिकॉशंस. कितना डेंजर हो सकता है इफ़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाए तो लाइफ ही बर्बाद है. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ precaution should be taken. all right, female में भी condom है, that is and yeah, condom is one time used, only one time used. all right, फीमेल का जो कॉन्डम है ये थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर्स मैंने ऐसा डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया है. जो डायग्राम में देखो आप लोग फीमेल कॉन्डम, तो फीमेल कॉन्डम का ऊपर वाला क्लोज्ड एंड है, ऊपर में ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर है एंड नीचे में ओपन है. ठीक है, तो ऐसे उसको इंसर्ट करने से क्या होगा, वो जो क्लोज एंड है ना उसको क्या करेगा, क्लोज एंड जो है उसको सर्विक्स का जो वो है ना उसको मतलब पूरा फिट करके रखेगा, ताकि मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे स्पर्म्स अंदर ना घुसे. ठीक है, एंड फिर और फीमेल में है कुछ कुछ प्रिकॉशन, जैसे कि डायफ्राम बोलते हैं, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स बोलते हैं. ठीक है, डायफ्राम क्या है, डायफ्राम ऑल्सो ढक्कन जैसा एक स्ट्रक्चर है, ढक्कन जैसा है. ठीक है, और डायफ्राम एक्चुअली फिट्स द वेजिनल वॉल. ठीक है, वेजिनल वॉल है एंड इट इज सेल्फ फिटिंग कर सकते हो एंड इट्स मेड ऑफ सिलिकॉन एंड बट क्या होता है ये मतलब प्रोटेक्शंस पूरा 100% मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ये 100% मतलब सेफ्टी नहीं होता है. बिकॉज देखो जैसे कि यहाँ पे मैं एक डायग्राम ऑलरेडी मतलब एक डायग्राम है यहाँ पे, मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तब पेनिस तो अंदर जब इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस का जो मतलब लुब्रिकेंट हो सकता है, उसमें से कुछ इन्फेक्शन होने से तब लड़की का वेजिना भी इन्फेक्शन हो सकता है. सो इट इज़ नॉट सेफ फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. ऑल राइट, एंड क्या होता है इसको जब यूज़ करते हैं ना, इसको यूज़ करते हैं मतलब उसको मतलब एक स्पर्मिसाइडल क्रीम होता है, उसको मतलब आराम से उसको लगा के उस स्पर्मिसाइडल क्रीम में क्या होता है, केमिकल होता है, नॉन ऑक्सीमोल बोल के एक केमिकल होता है. वो क्या करता है, वो केमिकल इज टू किल द स्पर्म्स. जब स्पर्म्स एंट्री करेगा ना उसको मारते हैं. ठीक है, बट मोस्ट यहाँ पे मतलब 100% जो श्योरिटी नहीं दे सकता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से इसका 100% श्योरिटी नहीं है, इन्फेक्शन हो भी सकता है. सर्विकल कैप्स का स्ट्रक्चर्स भी मतलब डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये पूरा सर्विक्स को कवर करके देता है ताकि स्पर्म्स अंदर ना घुस सके. एंड प्रोटेक्शंस लेकिन नहीं है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता है. And this diaphragm hole, cervical caps and valves, so they are reusable and they are used along with क्या cream, स्पर्मिसाइडल क्रीम. एंड स्पर्मिसाइडल क्रीम में क्या केमिकल है, नॉन ऑक्सीमोल है, वो एक केमिकल है. वो केमिकल क्या करता है, स्पर्म्स जब एंट्री करेगा उसको स्पर्म्स को मार डालते हैं. ठीक है, दिस इज द बैरियर मेथड्स. अभी नाउ वी विल मूव टू द केमिकल मेथड्स. केमिकल मेथड जो है, केमिकल मेथड्स के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट पिल्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इम्प्लांट्स, इंजेक्शंस. ठीक है, पिल्स मतलब क्या है, हार्मोन्स को खाना. इंट्रायूट्राइन डिवाइस मतलब हार्मोन को इंसर्ट करना. इम्प्लांट्स मतलब स्किन के अंदर में हार्मोन को रखना. इंजेक्शन मतलब हार्मोन को इंजेक्ट करना. अभी क्या क्या हार्मोन है वो देख लेते हैं जिसको इंजेक्ट खाने या मतलब इंसर्ट करने से प्रेगनेंसी रोक सकता है. ठीक है, तो केमिकल मेथड्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, केमिकल मेथड्स का क्या क्या वो है देख लेते हैं. फैक्टर्स क्या है, एक तो है पिल्स, फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, इम्प्लांट्स है, इंजेक्शंस है. ठीक है, वी विल लर्न इन डिटेल्स अबाउट दिस नाउ. केमिकल मेथड का जो फर्स्ट है दैट इज पिल्स. पिल्स में क्या होता है, एक्चुअली फीमेल को आफ्टर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको पिल्स लेना है. उसका जो पार्टनर है मेल उसको कुछ भी नहीं करना है. ओके, ओनली फीमेल पिल्स ले लेगा तब प्रेगनेंसी से बच सकता है. ठीक है, सो एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, क्या क्या पिल्स के नाम दिया हुआ है. सो एक तो है सहेली टैबलेट में, सहेली पिल्स में एक केमिकल होता है जिसका नाम है सैनक्रोमेन.
सहेली पिल में एक केमिकल होता है जिसका नाम है सैंड क्रोमेन, एंड सैंड क्रोमेन इज़ एंटी एस्ट्रोजन केमिकल। मतलब ये खाने से आपका जो एस्ट्रोजन लेवल होता है ना, एस्ट्रोजन लेवल उसको लोअर कर देगा एस्ट्रोजन लेवल। एंड एस्ट्रोजन लेवल फीमेल्स में क्यों चाहिए? ताकि जो एंडोमेट्रियम होता है ना, एंडोमेट्रियम मतलब एंडोमेट्रियम जो यूट्रस में होता है ना, उसका जो उसको ठीक मतलब वो वैसे तो मतलब थिकनिंग हो जाता है, लेकिन इफ़ एंटी एस्ट्रोजन का केमिकल्स आप लेने से वो वाला थिकनिंग नहीं होगा। ठीक है, थिकनिंग किस लिए करना था? थिकनिंग तो जब मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही तो इम्प्लांटेशन होता था ना एंडोमेट्रियम में, तभी तो थिकनिंग बनाता था एंडोमेट्रियम को। इफ़ एंडोमेट्रियम ही थिकनिंग ना हो, एंडोमेट्रियम में थिकनिंग ना होने से कहाँ से बच्चा इम्प्लांट होगा? कहाँ से बच्चा इम्प्लांट होगा? बच्चा तो इम्प्लांट नहीं होगा ना। तो इसीलिए एंटी एस्ट्रोजन खाने से इट लोअर्स द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड इट विल नॉट हेल्प इन थिकनिंग द यूट्रस। यूट्रस का थिकनिंग नहीं करेगा तो बच्चा भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा, मतलब बच्चा का भी जो बच्चा होने वाला था वो भी नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है COC। COC इज़ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें है मतलब COC मतलब आपको खाना है यहाँ पे एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, इसमें क्या खाना है आपको? एस्ट्रोजन खाना है, प्रोजेस्टेरॉन खाना है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लड़की के लिए, है कि नहीं? प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, एंड एस्ट्रोजन मतलब थिकनिंग बनाता है। ये सुनो एंडोमेट्रियम को। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब हम लोग पढ़ा था, भी डायग्राम में आ जाओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग पढ़ा था जनरली कितना डेज का होता है? 20 डेज़ का होता है साइकिल। ठीक है, फर्स्ट 1 to 5 डेज़ में ब्लीडिंग होता है जनरली लड़की लोगों में, बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 4 दिन तक ब्लीडिंग होकर ख़त्म होता है। ठीक है, तो जिस दिन ब्लीडिंग ख़त्म होता है तब ये पिल्स ले सकते हो, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि इफ जनरली मैं बात करती हूँ 1 to 5 डेज ब्लीडिंग होता है, तो 6 डे में मतलब 5 डेज़ में ब्लीडिंग स्टॉप हो गया तो 6 डेज से आप मतलब टैबलेट लेना शुरू करो। कितना दिन तक लोगे? 21 डेज़ तक लोगे। ठीक है, 21 डेज़ तक आप टैबलेट लोगे। फिर 7वां दिन मतलब जब फिर नेक्स्ट 7 डेज़ को आप उसको लेना बंद कर दो। ठीक है, 21 डेज़ तक पूरा कंटिन्यू करो। जब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टेज में हो, ब्लीडिंग हो रहा है, तब मत लो, बट उसका नेक्स्ट दिन ही आप लेना शुरू करो। लेना शुरू करने मतलब 21 डेज़ ले लो कंटिन्यू, लेने के बाद फिर 7 डेज़ मत लो, नेक्स्ट 7 डेज़ को मत लो, ताकि उसका जो इफ़ेक्ट है थोड़ा कम हो जाए, एंड फिर नेक्स्ट मतलब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल और शुरू हो जाए, मतलब ब्लीडिंग हो जाए नेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा ही हो बट ब्लीडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आप ले रहे हो 6, जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम में दे दिया, 1 to 5 डेज़ ब्लीडिंग हो रहा है, नो पिल्स एंड ऑन डोज डेज। फिर 6, 7, 8, 9 हम लोग ले रहे हैं। 6 को भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ले रहा है, खा रहा है। 7 को भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन खा रहे हैं। 8 को भी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन खा रहे हैं। ठीक है, तो जनरली एक्चुअली क्या होता है, जनरली जब प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स पहले प्राइमरी फॉलिकल्स होता था, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ओके, फिर 14 डेज़ को क्या होता था? ओवुलेशन होता था। ठीक है, लेकिन इफ़ हम लोग जब मतलब ये प्राइमरी फॉलिकल्स बड़ा जब जितना भी मतलब इफ़ दे आर ग्रोइंग, देन एस्ट्रोजन भी वो लोग ज़्यादातर रिलीज़ करता है। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल में थोड़ा एस्ट्रोजन रिलीज़ किया, फिर सेकेंडरी में थोड़ा ज़्यादा रिलीज़ किया, फिर टर्शियरी में थोड़ा और ज़्यादा रिलीज़ किया एस्ट्रोजन। लेकिन इफ़ हम लोग स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन खाना शुरू करते हैं, इफ़ हम लोग स्टार्टिंग में ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन खाना शुरू कर दे, तब क्या होगा? एस्ट्रोजन इज द एनिमी ऑफ LH and FSH। एस्ट्रोजन इज द एनिमी ऑफ LH and FSH। इफ़ एस्ट्रोजन हम लोग पहले स्टार्टिंग में 6 डे को ही खाना शुरू कर देंगे, तब क्या होगा? तब LH और FSH का मतलब जो वो लोग बढ़ रहा था ना, उसका लेवल कम कर देगा, उसका लेवल ही कम कर देगा। और इफ़ LH FSH इज नॉट डेवलप,
इफ़ LH FSH विल नॉट डेवलप देन व्हाट हैपन, फॉलिकल विल नॉट डेवलप, फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, राइट। हम लोग स्टार्टिंग से तो ले रहे हैं ना पिल्स, है कि नहीं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हम लोग स्टार्टिंग से तो ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग से लेने से क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा, LH और FSH का क्या होगा, LH और FSH का लेवल बढ़ ही नहीं सकेगा, एंड देन क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ का होगा भाई, ओवम ही रिलीज नहीं हो रहा तो कहाँ का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, इसलिए नहीं हो पाएगा। ओके, एस्ट्रोजन का काम वो था। अभी प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में खा रहे हैं इसको। ये प्रोजेस्टेरोन मतलब पहले से लेने से क्या करता है, वो जो यूट्रस है ना, यूट्रस का जो लाइनिंग है उसको थिन बना देता है, उसको थिन बना देता है, थिकनिंग नहीं बना देता है, उसको थिन बना देता है। थिन बना के क्या करेगा, और जो सर्विकल म्यूकस है ना, सर्विकल म्यूकस उसको ठीक बना देता है। इसको इसलिए ठीक बना देता है सर्विकल को, ताकि स्पर्म्स अंदर ना घुस सके, स्पर्म्स अंदर ना घुस सके, ठीक है। हालांकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है, लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या होगा, यूट्रस लाइनिंग को थिन बना देगा, ठीक है, एंड सर्विकल म्यूकस को थिक बना देगा ताकि स्पर्म्स ना घुस सके। एंड इफ़ इनके स्पर्म्स एक दो गया भी हो, फिर भी मतलब वो लोग अंदर में इम्प्लांट नहीं हो सकेगा, बिकॉज यूट्रस का जो लाइनिंग है थिन है, ठीक है। सो 21 डेज़ आप रेगुलर ले लीजिए पिल, फिर नेक्स्ट 7 डेज़ को मत लीजिए, ताकि इसका इफ़ेक्ट जो है थोड़ा कम हो जाए, एंड देन नेक्स्ट ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है। ब्लीडिंग थोड़ा होने से भी होना चाहिए, थोड़ा ही सही होना चाहिए। तो सहेली क्या था, सहेली था एक एंटी एस्ट्रोजन केमिकल है, एंटी एस्ट्रोजन इसमें केमिकल होता है जिसका नाम है सैनक्रोमेन। CDRI में फर्स्ट बनाया था इसको लखनऊ में, एंड 1 पिल इन 1 वीक होता है, ठीक है। Saheli, as it is an anti-estrogen, so it lowers the level of estrogen and will not help thickening the uterus. फिर आ गए COC is a combined oral contraceptive, इसमें एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है। एस्ट्रोजन क्या करेगा, स्टॉप ओव्यूलेशन, बिकॉज LH और FSH को बढ़ने ही नहीं देगा। LH और FSH नहीं बढ़ेगा तो उस LH और FSH का लेवल बढ़ेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली ओव्यूलेशन होगा नहीं, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। एंड जो प्रोजेस्टेरोन का काम है, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, हॉस्टाइल यूट्रस, दैट मीन्स थिन बनाएगा यूट्रस का लाइनिंग, एंड सर्विकल म्यूकस को ठीक बनेगा ताकि स्पर्म्स अंदर ना घुस सके। फिर और एक पिल है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल भी ले सकते हो। वो लेने से क्या होता है, वो लेने से यूट्रस का जो लाइनिंग है वो थिन बना देगा, ठीक है। यूट्रस का लाइनिंग जो है वो थिन बना देगा, एंड सर्विकल म्यूकस का भी ठीक बना देगा। आई होप इट्स क्लियर द केमिकल जो खाना है इसका क्या असर होता है, एंड क्या काम करता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मतलब यूट्रस के अंदर में एक ऐसा, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो ना आप लोग, ऐसा एक मतलब प्लास्टिक का हो या ऐसा मतलब इंसर्ट करके रख देता है, एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर ओनली ऐसा इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड द रिड्यूस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स एंड मेक द यूट्रस हॉस्टाइल, ये यूट्रस को हॉस्टाइल बना देता है। हॉस्टाइल इसलिए बना देता है ताकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन ना हो, ठीक है। एंड स्पर्म्स का जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी मतलब रिड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो एंड दिस इज़ द मोस्टली यूज मेथड, मतलब फीमेल लोग ज़्यादा प्रेफर करता है ये मेथड को यूज़ करने के लिए, ऑलराइट। सो फर्स्ट है इनर्ट मतलब ये मतलब इसमें कुछ केमिकल्स नहीं होता है। इनर्ट वाला में एक प्लास्टिक का बना हुआ है, एन एग्जांपल है लिप्स लूप। जैसे कि लिप्स लूप कैसे याद रखोगे, अभी देखो लिप्स मालूम है, लिप्स राइट, लिप्स में कुछ लिपस्टिक नहीं लगाते हैं ना, लिपस्टिक तो कुछ भी नहीं लगाते हैं ना, तो मतलब केमिकल्स कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इनर्ट है, नो केमिकल्स शुड बी यूज, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, एग्जांपल है लिपस लूप, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2 इज़ कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीज़ करता है यहाँ पे, तो दे रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म्स। ये कॉपर जो मतलब ये यूट्रस कैविटी में मतलब रिलीज़ हो जाएगा ना, रिलीज होने से क्या होगा, जब स्पर्म्स एंट्री मारेगा ना, स्पर्म्स एंट्री मारने से उसका जो स्पर्म्स का जो फर्स्ट मूव करते हैं ना वो लोग, उसका मोबिलिटी ख़त्म कर देगा, रिड्यूस कर देगा। एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोट्री 75, ठीक है, मल्टीलोट्री 75 एग्जांपल है, कॉपर रिलीज़
करता है यूट्रस के अंदर में। फिर नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग क्या हार्मोन रिलीज़ करता है? जनरली प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है। अरे यूट्रस है ना, यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन हॉस्टाइल का ही काम करता है, मतलब हॉस्टाइल यूट्रस के अंदर में हॉस्टाइल बना देता है ना, मतलब थिन लाइनिंग बना देता है, तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है प्रोजेस्टेसर्ट LNG-20। LNG-20 कहाँ से आया बेटा? LNG-20 आया है लेवोनोर्जेस्टेरॉल, लेवोनोर्जेस्टेरॉल, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग में क्या है? हार्मोन रिलीजिंग में स्पेशली प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग का ही मतलब ये लगाते हैं, एंड इसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेसर्ट, प्रोजेस्टेरोन से याद रखो, एंड देन LNG मतलब थोड़ा लंगड़ा सा नाम है, ऐसा करके याद रखो, लंगड़ा का नाम है जो LNG-20 केम फ्रॉम लेवोनोर्जेस्टेरॉल। एंड कॉपर रिलीजिंग का जो है वो ये क्या करता है, क्या काम करता है? रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। एंड एक और ए है, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा केमिकल कुछ भी रिलीज नहीं होता है, ये जस्ट सिंपली है प्लास्टिक का, और जिसका नाम है लिपस लूप, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्लियर, आई थिंक इट्स डन। नेक्स्ट है इम्प्लांट्स। अभी इम्प्लांट्स क्या है? इम्प्लांट्स मतलब इसका एग्जांपल है नॉरप्लान। जैसे कि एक किताब में भी है एक डायग्राम, ऐसा स्टिक्स लेके, मतलब एक स्टिक्स लेके ना 6 स्टिक्स ऐसा लेके एक पिक्चर है, तो ये एक्चुअली हार्मोन रिलीजिंग स्टिक है। हार्मोन रिलीजिंग स्टिक है, स्पेशली इसका जो हार्मोन क्या रिलीज होता है? मेजरली रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। मतलब स्किन में थोड़ा माइनर काट लगा के फिर इसको इंसर्ट करना, ठीक है। इसको इंसर्ट करना है स्किन में, थोड़ा माइनर काट लगा के इसको इंसर्ट करना है, फिर वहाँ पे इनसाइड में क्या करेगा? स्किन के अंदर में ये हार्मोन रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन, एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को हॉस्टाइल बनाएगा, ठीक है, एंड सर्विकल म्यूकस को थिक बनाएगा ताकि स्पर्म्स अंदर ना जा सके, ठीक है। दिस इज द इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स का एग्जांपल है नॉरप्लान, वेरी इजी। देन नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। द नेक्स्ट इज इंजेक्शंस, राइट। सो इंजेक्शन एक्चुअली होता है 2 टाइप्स का, एक होता है ब्लड इंजेक्शन एंड होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। अब ब्लड इंजेक्शन क्या होता है? वो मतलब काम जल्दी करके क्या होता है? यूरिन से बाहर निकलता है, ठीक है। ब्लड इंजेक्शन का जो असर है ना, ये मतलब जल्दी इसका काम, मतलब इट टेक्स अ लिटिल टाइम, वो बॉडी में थोड़ा टाइम ऐसा मूव करेगा, फिर यूरिन से बाहर निकलता है। लेकिन ये जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, ये क्या होता है? इसको डेपो इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इट टेक्स टाइम्स, ओके, ये बॉडी में थोड़ा टाइम के लिए मतलब मूव करता है, उसका असर करता है मतलब बॉडी में, ठीक है। एंड यही है एक इंजेक्शन मतलब जिससे मतलब प्रेगनेंसी रुका सकता है, जिसका नाम है डेपो-प्रोवेरा। डेपो-प्रोवेरा एक इंजेक्शन है एंड ये रिलीज़ करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इन द बॉडी, एंड देन व्हाट हैपन? देन प्रेगनेंसी कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है। सर्जिकल मेथड विच इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड, मतलब जो प्रॉब्लम का जड़ है ना उसको ही काटना, रूट्स को ही काटना है यहाँ पे। मतलब जो प्रेगनेंसी का दर्द था ना, इफ़ ये मेथड अप्लाई करोगे ना, प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। और ये ज़्यादातर जिसमें फैमिली ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया है उसमें, वहाँ पे मतलब क्या होता है, वो लोग ज़्यादातर ये मेथड को अप्लाई करता है। बट इट इज़ वेरी पुअर रिवर्सल ऑल्सो, बिकॉज इट कांट बी रिवर्स। इफ आपको बाद में बच्चा भी चाहिए तब बच्चा नहीं हो सकता है आपका, ठीक है। सो इन फीमेल में होता है इसका, इस सर्जिकल मेथड का जो नाम होता है इन फीमेल में बोलता है ट्यूबेक्टमी, एंड इन मेल में बोलता है उसको वसेक्टमी, ठीक है। ट्यूबेक्टमी में जैसे कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में थोड़ा कट लगा देता है, ठीक है। कट लगा के उसको टाइट करके सील करके देता है ताकि जो ओवम है वो ओवम मतलब फर्टिलाइज ना हो जाए जब रिलीज होगा ओवरी से। फिर वसेक्टमी में क्या होता है? वसेक्टमी जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता था आपका वास्ट डिफरेंस ही तो स्पर्म्स को ले जाता है, फिर स्पर्म्स को कहाँ जाता है? स्पर्म्स लोग सेमिनल वेसिकल्स में जाता है, फिर सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट में जाता है, फिर बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड से जाता है, फिर यूरेट्रस से पास होकर स्पर्म्स बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिफरेंस है, जो मतलब कैरियर है स्पर्म्स का फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू द यूरेट्रा, इसको ही थोड़ा कट लगा देता है। फर्स्ट डिफरेंस में थोड़ा कट लगा के उसको थोड़ा टाइट करके फिर सील कर देता है ताकि स्पर्म्स बाहर ना निकले, ठीक है। सो अभी थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसे कि देखो अभी ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वसेक्टमी में देखो, यहाँ पे क्या करेगा? मेल को थोड़ा एनेस्थेशिया देगा ताकि उसको मतलब कुछ मतलब दर्द ना हो, उसको थोड़ा एनेस्थेशिया देगा, ठीक है। फिर उसका जो स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम भी अंदर ही तो टेस्टिस होता है, ठीक है।
तो जो स्क्रोटम है उसको फिल करके क्या करेगा, थोड़ा पंक्चर कर देगा वास्ट डिफरेंस में, थोड़ा पंक्चर कर देगा, मतलब वास्ट डिफरेंस को फिर थोड़ा कट दे देगा, कट करके फिर क्या करेगा, सील कर देगा, जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हो, सील कर देगा, सो दैट इट विल नॉट रिकवर, टाइट करके सील कर देगा, ताकि मतलब क्या होता है, हम लोग का बॉडी होता है ना, बाद में रिकवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मतलब इसको इसलिए सील करके टाइट कर देता है ताकि ये बाद में भी रिकवर ना हो जाए, ठीक है। हम लोग जानते हैं जो सीमेन होता है ना, मेल का जो सीमेन होता है, ये सीमेन इट्स ए वाइट फ्लूइड, ठीक है। इसमें होता है 10% स्पर्म्स होता है, 10% स्पर्म्स होता है, एंड 90% क्या होता है, 90% होता है सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इफ़ अभी भी कन्फ्यूजन है ना, आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो क्लासेस है वो एक बार अटेंड कर लो, ठीक है। 10% स्पर्म्स होता है, बाकी 90% जो सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रेशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का सिक्रेशन है, वही होता है 90%, ठीक है। इफ़ हम लोग जो मतलब स्पर्म्स फॉर्मेशन हो रहा है एपिडिडर्मिस में, जो स्पर्म्स फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो एपिडिडर्मिस में जो मैच्योर्ड होता है स्पर्म्स, ठीक है, फिर उसको कहाँ पे ले जाता है, वास्ट डिफरेंस से ले जाता है, वास्ट डिफरेंस को ही काट दे, तो स्पर्म्स तो वहाँ पे ही रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ना, वहाँ पे मतलब वो मर जाएगा, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी, ठीक है। तो स्पर्म्स बाहर नहीं आएगा, लेकिन जो सीमेन है, बाकी का जो सीमेन पार्ट है, जैसे कि सिक्रेशन ऑफ आपका हो गया सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन हो गया, वो सब बाहर में आ जाएगा, वो फ्लूइड आ जाएगा, लेकिन उसमें से जो 10% जो स्पर्म्स है वो नहीं आएगा, वो नहीं आने से तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी तो होगा ही नहीं। लेकिन देखो, अभी कोई पूछेगा मैम ये वास्ट डिफरेंस से काट देंगे तो मतलब हम लोग तो नामर्द बन जाएंगे, लड़का लोग तो नामर्द बन जाएगा। ऐसा बात नहीं है यार, जो हार्मोन होता है ना, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस में जो हार्मोन्स होता है ना, वो हार्मोन थोड़ी ना वास्ट डिफरेंस से पास आउट होता है बॉडी में, थोड़ी ना मतलब वास्ट डिफरेंस से पास आउट होता है, वास्ट डिफरेंस से तो स्पर्म जाता है, थोड़ी ना आपका हार्मोन्स का वो जाता है। हार्मोन्स कैसे जाता है, हार्मोन्स कैसे पास आउट होते हैं, थ्रू ब्लड वेसल्स से होता है हार्मोन्स का पास, ठीक है। ब्लड वेसल से तो ट्रैवल करता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सेक्सुअल जो डिजायर होता है वो कम हो जाएगा, इरेक्शन कम होगा मेल में, कुछ भी नहीं होगा, सब मतलब नॉर्मली रहेगा। जो हार्मोन्स है वो तो थ्रू आउट द बॉडी विल ट्रैवल एंड जो मतलब मेल सेक्स ऑर्गन का जो मतलब मेंटेनेंस है वो सब हो जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट स्पर्म्स विल नॉट कम आउट ऑफ द यूरेथ्रा एंड प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। अभी देखो ट्यूबेक्टमी है, वासेक्टमी इज क्लियर, ना कम टू ट्यूबेक्टमी में क्या होता है, ट्यूबेक्टमी में भी थोड़ा लेडीज़ को एनेस्थीसिया देगा, फिर उसका जो ट्यूब है, ट्यूब का थोड़ा कट लगाएगा, फिर टाइट करके सील कर देगा, ठीक है। अभी बोलेगा मैम मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन तो होगा ही नहीं, कैसे मेंस्ट्रुएशन होगा। अरे भाई देखो, ओवरी से तो हार्मोन रिलीज होता है कि नहीं, ओवरी से तो हार्मोन रिलीज होता है, एंड दिस हार्मोन्स will travel throughout the body through what blood vessels, not through your this fallopian tubes। तो एंड फीमेल का बॉडी को पता ही नहीं चलता है फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं, लेकिन उसका जो मतलब साइकिल होता है ना, साइकिल वो लोग खुद का काम करता रहता है, दे विल डू दे वर्क, एंडोमेट्रियम का थिकनिंग बनना, फिर मतलब बाहर निकलना, ठीक है, वो सब वो लोग करते रहेगा। मतलब फीमेल का बॉडी को मालूम नहीं चलता है कि वेदर फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं, लेकिन उन लोगों का काम वो लोग करते रहेगा। एंड इफ़ एक ही नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे तो एक नहीं आएगा, एंड स्पर्म्स भी अंदर यूट्रस के कैविटी में जाके भी ही कंट मतलब फर्टिलाइज नहीं हो सकेगा, तो प्रेगनेंसी कंट हैपन हियर, ठीक है। सो मेंस्ट्रुएशन होगा, मेंस्ट्रुएशन विल बी डन, बट द थिंग इज दैट प्रेगनेंसी नहीं होगा। एंड इन केस ऑफ मेल ऑल्सो, मतलब स्पर्म्स तो नहीं आएगा, स्पर्म्स तो उधर ही मर जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ऑन द बॉडी, बट बाकी का जो फंक्शन होता है वो आराम से चलते जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस ब्लड वेसल्स, द हार्मोन्स यूज टू ट्रैवल थ्रू द बॉडी। इज दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। सो एक स्टेप रह गया, मतलब बीच में, जैसे कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स एंड
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में एक इमरजेंसी एक स्टेप रहेगा जिसको बोलते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, मतलब वर्क्स विद इन 72 आवर्स। मतलब पूरा मतलब ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं प्रेगनेंसी तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब हो गया गलती में हो गया विदाउट टेकिंग प्रिकॉशंस, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, लेकिन मतलब 100% श्योरिटी देना है कि मतलब आई हैव टू बी सेफ। ओके तो उसमें यूज़ करता है कुछ इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, जैसे कि अनवांटेड 72 के बारे में, टैबलेट के बारे में तो आप लोग सुना ही होगा। तो ये सब इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ठीक है। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बोलते हैं इसको, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बोलते हैं। तो इसमें होता है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सेम है। एस्ट्रोजन एवोल्यूशन को स्टॉप कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन हॉस्टाइल यूट्रस बना देते हैं एंड स्टॉप्स इम्प्लांटेशन। ओके सेम ही यूज़ है। और एक है आईयूडी। आईयूडी भी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में एक आईयूडी का मेथड भी आता है, जिसको मतलब इसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन है, इट्स एन आईयूडी जो है ना, ये विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर ओनली इट शुड बी इंसर्टेड, नॉट सेल्फ इंसर्टेड। ओके एंड ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये रिलीज़ करता है आपका, मतलब जब वो इंसर्ट करोगे ना, इंसर्ट करने से ये क्या हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यू नो हॉस्टाइल यूट्रस एंड स्टॉप्स इम्प्लांटेशन। ओके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग मतलब यू नो अबॉर्शन, ओके अबॉर्शन बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं इंटेंशनल अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म, ठीक है। इस दुनिया में 45 to 50 मिलियन एमटीपी होता है हर साल, ठीक है। और जितना भी बंदियाँ प्रेग्नेंट होता है उनमें से 20% का तो एमटीपी होता ही है, ठीक है। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया इसको, ठीक है। एंड एक एक्ट दिया है एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, एक आया है 2017 में। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट में क्या होता है, कुछ रूल्स होता है, ठीक है। रूल्स होता है मतलब आपको जो मन मर्जी आप मतलब अबॉर्शन नहीं कर सकते हो, आपको कुछ मतलब रूल्स मान के आपको अबॉर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट 3 महीने में इट्स वेरी रिलेटिवली सेफ फॉर अबॉर्शन, बट यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब एक डॉक्टर से आपको राय लेना पड़ेगा। वो जो भी एडवाइस करेगा, वो जो भी सजेस्ट करेगा, आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। उसका तरीका ऐसा हो सकता है कि कुछ एक पिल आता है बाज़ार में, उसको बोलते हैं एम्प्टी पिल, जिसका नाम है RU486। एम्प्टी पिल होता है मेडिकल टर्मिनेशन पिल है, जिसका नाम है RU486, ठीक है। एंड इसमें एक केमिकल होता है मिफी प्रेस्टोन, एक केमिकल है जो कि ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन केमिकल है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन तो यू नो द यूट्रन का जो लाइनिंग होता है वो क्या करता है, वो थिकनिंग करता है, स्टेबल करके रखता है, ठीक है। लेकिन इफ़ एंटी प्रोजेस्टेरॉन केमिकल इफ़ खा दें तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल विल लो, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा एंड इट विल नॉट वर्क, राइट, इट विल नॉट वर्क एंड यूट्रन लाइनिंग जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि यूट्रल लाइनिंग को ही तो मेंटेन करता था प्रोजेस्टेरॉन। इफ आप उसका उल्टा ही खाओगे, इफ एंटी प्रोजेस्टेरॉन का केमिकल से खाओगे तो यूट्रल लाइनिंग विल बी ब्रोकन अप, यस, एंड फीटस विल कम आउट अलॉन्ग विद यूट्रन वॉल। फीटस जो मतलब हो रहा था अंदर में, जो मतलब फीटस था वो भी बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, एज प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द यूट्रन लाइनिंग, ठीक है। और एक ये बहुत ही खतरा है एक तरीका जिसको बोलते हैं DNC, डायलेशन एंड क्यूरेटिस, बहुत ही खतरा होता है ये। इट्स अ प्रोसीड्यूर होता है, मतलब जो मतलब यूट्रस में जो टिश्यूज़ होता है ना, ये प्रेगनेंसी का बच्चा मतलब जो मतलब फॉर्मेशन हो रहा है फिटस या एम्ब्रायो, उसको ही बाहर निकल के लाता है, ठीक है। एंड रीजन अबॉर्शन का रीजन्स मेनली होता है मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी यू नो बच्चा, फिर रेप केसेस हो सकता है। अभी 13 इयर्स का एक बच्चे का रेप हो गया, थोड़ी ना वो माँ बन सकता है अभी, राइट। सो ओके मतलब उसको भी अबॉर्शन करना ही पड़ेगा उसका भी। तो और एक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक प्रेगनेंसी है इन विच जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, वो मतलब यूट्रस के कैविटी में मतलब वो डेवलप नहीं होता है, वो यूट्रस का बाहर में डेवलप होता है। मतलब यूट्रस का बाहर में डेवलप होने से माँ को मतलब खतरा होता है, माँ को मतलब मर भी सकता है। इसीलिए उसको भी जब मतलब वो प्रेगनेंसी शुरुआत में ही उसको क्या करता है, शुरुआत में ही उसका अबॉर्शन करने के लिए ट्राई करता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। फर्स्ट जो 3 महीने हैं उसमें आपको एक ही डॉक्टर का सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट इज़ रिलेटिवली सेफ, मतलब बोलता है इट्स रिलेटिवली सेफ इन कंपेरिजन टू जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होता है वो बहुत ही डेंजर होता है। बट फर्स्ट जो 3 मंथ्स में आप अबॉर्शन करने से इट इज़ फाइन, डेफिनेटली फाइन।
कुछ मेडिसिन देगा, आइदर यू विल बी गिवन अ मेडिसिन और मतलब डायलेशन एंड क्यूरेटर्स एक है जिसको मतलब वो जो एम्ब्रायो या फिटस है उसको पूरा यूट्रस से बाहर निकल के देता है। एंड द रीजन क्या है, रीजन है अनवांटेड प्रेगनेंसी, रेप, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या करना है वो देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स में इफ़ इनकेस मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अबॉर्शन कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, इसीलिए आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से सलाह लेना पड़ेगा, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस स्टेट। मतलब यहाँ पे माँ का जान खतरा होता है, माँ का मतलब शी माइट डाई ऑल्सो, ओके। एंड इफ़ दिस 2 डॉक्टर्स सजेस्ट दैट येस यू कैन डू अबॉर्शन, देन ओनली यू कैन डू, अदरवाइज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो इनमें से आइडर मॉम इज़ इन डेंजर स्टेट, मतलब अबॉर्शन कराने से भी माँ का जान खतरा हो सकता है, नहीं तो बेबी अबनॉर्मल होता है, ठीक है। सो दिस इज़ फ्रॉम MTPs, होप इट्स क्लियर टू यू ऑल राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, in the next class we will complete this chapter also. See you in the next class, then till then take care and bye bye.